एक 20 साल का युवा जो अपने पिता के सपने को पूरा करने निकला था। 4 वर्षों तक ईरानी सेना से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त कर अब वह दूध और मधु की भूमि यानी भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। देश की कायरता का प्रतीक तक्षशिला नरेश आम्बी यहाँ पर सिकंदर के आगमन की प्रतीक्षा थाली में पुष्प और रोली सजाकर कर रहा था। भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना अशोक नामक जाति से हुआ और इनमें पुरुषों की भांति स्त्रियां भी युद्ध लड़ रही थी। और आगे सिकंदर का सामना राजा पोरस से हुआ जिसने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारतवर्ष सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यूनानी, ईरानी, शक, सीथियन, इंडो, ग्रीक, कुषाण, हूण आदि समय समय पर भारत आए और विभिन्न रूपों में भारतीय समाज, राजनीतिक व धर्म आदि को प्रभावित करते रहे, परंतु अंततः वे सभी भारतीय समाज की मुख्य धारा में समाहित हो गए। भारतवर्ष पर सदियों से विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं, जिनमें सिकंदर का आक्रमण अति महत्वपूर्ण था। उसकी गणना विश्व के महानतम विजेताओं में की जाती है। 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में जन्मा सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। फिलिप ने सैन्य बल से यूनान के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सिकंदर की बचपन से ही हरक्यूलिस और साइरस जैसे महान नायकों के विजय विवरणों में अधिक रुचि थी। यद्यपि अरस्तु उसका अध्यापक था, परंतु दर्शन में उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के समय सिकंदर 20 वर्ष का था जब उसने 336 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासनभार संभाला। वह अपने पिता की ही भांति एक योग्य एवं अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका पिता फिलिप भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, परंतु असमय ही हत्या हो जाने के कारण वह इस स्वप्न को पूरा न कर सका। इसके इस अधूरे स्वप्न को सिकंदर ने पूरा किया। सिंहासनारूढ़ होते ही सर्वप्रथम उसने अपने सैनिकों की मदद से अपने राज्य के विरोधियों को दबा दिया और अतिशीघ्र संपूर्ण यूनान पर अपना अधिकार जमा लिया। यूनान विजय से सिकंदर की साम्राज्यवादी आकांक्षा और अधिक बलवती हो गई और अब वह विश्व विजय के स्वप्न देखने लगा। इसी युग में पश्चिमी देशों में साम्राज्य स्थापित करने की होड़ प्रारंभ हो चुकी थी। उसने भी ईरान यानी कि फारस विजय की योजना बनाई। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था कि ईरान और यूनान में पुरानी शत्रुता और दूसरा इस समय ईरान के राज्य का दुर्बल तथा शासकों का अयोग्य होना। परंतु ईरान विजय प्रारंभ करने से पूर्व उसने एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों एवं मिस्र आदि को पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर लिया और अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। ईरान का शासक डेरियस तृतीय अपने पूर्वजों डेरियस प्रथम अथवा साइरस की भांति शक्तिशाली एवं योग्य नहीं था। सिकंदर के मुकाबले ईरानी सेना बहुत बड़ी थी, परंतु योग्य सेनापति का अभाव था। दोनों सेनाओं के मध्य लगभग 4 वर्ष तक युद्ध चला, परंतु निर्णायक युद्ध 331 ईसा पूर्व में अर्बिला में हुआ। इस युद्ध में सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर डाला और ईरानी साम्राज्य की भव्य राजधानी पर्सिपोलिस को पूर्णतः जला डाला। इसके बाद सिकंदर फारस के सम्राट की बची कुची शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व ईरान की ओर बढ़ा। उसने सिस्तान पर आक्रमण किया। तदुपरांत अफगानिस्तान की दक्षिणी पर्वतमालाओं को पार कर कंदहार प्रदेश में प्रवेश किया। उसने एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम उसने एलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया रखा। यहाँ से हिंदुकुश की ओर आगे बढ़ा। मार्ग में उसने दूसरा एलेक्जेंड्रिया बसाते हुए बल्ख, बुखारा आदि जीतते हुए एलेक्जेंड्रिया तथा काबुल के मध्य निकाई आधुनिक जलालाबाद के पश्चिम में स्थित पहुंचा। इस प्रकार 328 से 27 ईसा पूर्व तक संपूर्ण ईरानी शक्ति को दूर दूसरित कर सिकंदर ने ईरान का महान सम्राट की उपाधि धारण की। भारत विजय की योजना। इन विजयों के परिणाम स्वरूप सिकंदर की साम्राज्य प्रसार की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि हिटलर और नेपोलियन के समान और बढ़ने लगी। अब उसने दूध और मधु की भूमि लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी यानी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस योजना ने उसको तक्षशिला के शासक आम्बी ने सहायता प्रदान की, क्योंकि सिकंदर जब निकाय में था उस समय आम्बी ने हाथी और बहुमूल्य उपहार देकर सिकंदर को अर्पित किए थे। साथ ही वह निसंकोच इस विदेशी आक्रांता के समक्ष नतमस्तक भी हुआ था और उसकी अधीनता भी स्वीकार की थी। डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय ने लिखा है, भारतीय इतिहास में यह प्रथम भारतीय देशद्रोही है जिसने अपने तुच्छ स्वार्थ के हेतु देश के साथ प्रवंचना की। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रमुख कारण। पहला,
विश्व विजेता बनने की लालसा। सिकंदर नेपोलियन की भांति महत्वाकांक्षी था। वह विश्व विजेता बनने की अभिलाषा रखता था। उसने एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों, फिनिशिया, बल्ख, बुखारा तथा मिस्र की विजय की। उसने ईरान के सम्राट दारा तृतीय को भी पराजित किया। इन विजयों से उसकी विश्व विजय की अभिलाषा और अधिक तीव्र हो गई। ईरानी साम्राज्य और वर्तमान अफगानिस्तान की विजय के माध्यम से सिकंदर भारत के बहुत निकट आ गया था। अतः उसके मन में भारत विजय की इच्छा जागृत हुई। दूसरा, भारत विजय का सुगम मार्ग। सिकंदर ने अपने पहले से ईरानी विजेताओं की भारत विजय को भी देखा था। उसने देखा था कि किस प्रकार से ईरानी सम्राट दारा तृतीय ने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा को निर्विरोध विजित कर लिया था। ईरानियों की भारत पर आसान विजय ने सिकंदर की इच्छा को और अधिक प्रबल कर दिया और उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बना ली। तीसरा, आर्थिक कारण। भारत की अतुलित धन संपदा से विदेशी आक्रमणकारियों को ललचाती रही है, चाहे वह महमूद गजनवी रहा हो, चाहे चंगेज और चाहे सिकंदर स्वयं। इन सभी के भारतवर्ष की ओर आकर्षित होने के पीछे भारत के संपन्नता एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। यही कारण है कि सोने की चिड़िया विदेशियों के निरंतर आक्रमण का शिकार होती रही। ईरानियों के माध्यम से सिकंदर को इसके विषय में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी थी। स्वयं यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भी भारत की इस आर्थिक संपन्नता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था। इन बातों ने सिकंदर के मन में भारत की संपत्ति प्राप्त करने की लालसा को प्रबल कर दिया। चौथा, भौगोलिक जानकारी की आकांक्षा। ईरानियों की भांति सिकंदर के मन में भी नए नए प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करने की आकांक्षा थी। नए नए प्रदेशों को जीतकर वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना उसका एक स्वभाव और शौक बन चुका था। ईरानी स्काईलेक्स ने अन्वेषणों से भी वह पहले काफी जानकारी प्राप्त कर चुका था, अतः वह इसको और आगे बढ़ाना चाहता था। भारत अभी तक पश्चिमी जगत के लिए एक रहस्यमय देश था, अतः सिकंदर यहाँ की जानकारी भी प्राप्त करना चाहता था। पांचवा, भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की भारत की राजनीतिक दशा भी इस आक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण थी। इस समय राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष की वह स्थिति थी जो महमूद गजनवी एवं महमूद घोरी के आक्रमणों से पूर्व अथवा बाबर के आक्रमण से पूर्व अथवा भारत में अंग्रेजों के पदार्पण से पूर्व थी। इस समय संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में न केवल पारस्परिक एकता, सद्भावना तथा मैत्री का अभाव था, वरन ये लोग हर समय आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। अपने इस पारस्परिक संघर्षों में इन्होंने अपनी क्षमताओं और साधनों को इतना अधिक खपा लिया था कि किसी विदेशी आक्रमणकारी का मुकाबला करने की सामर्थ्य इनमें शेष नहीं रही थी। उत्तरी पश्चिमी भारत में इस समय कोई भी एक ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो इन राज्यों को एक छत्रपात में बांधकर रख सकती। सिकंदर को भी भारत की इस राजनीतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। छठा, कुछ भारतीय शासकों द्वारा सहयोग का आश्वासन। सिकंदर के भारत पर आक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण कुछ भारतीय शासकों के द्वारा सहयोग दिए जाने का आश्वासन भी था। जिस प्रकार दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक उसी प्रकार तक्षशिला के शासक अम्बी ने भी सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। जिस समय सिकंदर ईरान की शक्ति को धूल धूसरित करता हुआ निकाई पहुंचा, उस समय अम्बी ने निसंकोच नतमस्तक होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और हाथियों सहित अनेक बहुमूल्य उपहार भी उसे प्रदान किए। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है, भारतीय इतिहास में यह प्रथम भारतीय देशद्रोही है जिसने अपने तुच्छ स्वार्थ हेतु देश के साथ प्रवंचना की। सिकंदर ने भारत का प्रवेश द्वार इसी के कारण खोल पाया। अम्बी के इस कार्य के पीछे उसका पोरस के साथ मनमुटाव एवं संघर्ष था। पोरस की निरंतर बढ़ती हुई सैन्य शक्ति तथा विजयों से सशंकित होकर उसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने तथा उसको नीचा दिखाने के लिए अम्बी ने सिकंदर की शरण ली। इससे सिकंदर को भारतीय शासकों की आपसी फूट का पता लग गया और वह भारत विजय के लिए ललायित हो उठा। उपर्युक्त कारणों से प्रेरित होकर 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत विजय के लिए अग्रसर हुआ। वह हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ काबुल की उपत्यका में पहुंचा। निकाय के पास उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग उसने अपने अधीन रखा और दूसरे भाग को अपने विश्वासपात्र सेनापतियों को सुपुर्द कर दिया, जो पेशावर के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ी। यह सेना निर्विरोध खैबर दर्रे को पार करते हुए पेशावर के मैदान से होती हुई सिंधु नदी की ओर आगे बढ़ी। सिकंदर स्वयं सेना के दूसरे भाग को लेकर उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा।
उसकी प्रथम मुठभेड़ अश्वक नामक जाति से हुई, जो एक वीर एवं लड़ाकू जाति थी। इन लोगों ने सिकंदर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और बहुत बहादुरी से सिकंदर का मुकाबला किया। उनकी स्त्रियों ने युद्ध में पुरुषों का साथ दिया। भीषण रक्तपात एवं नरसंहार के बाद सिकंदर अशोकों को पराजित कर पाया। यद्यपि इस युद्ध में सिकंदर को विजय तो मिली, परंतु वह निर्विरोध आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अशोकों की पूर्वी शाखा से भी उसको युद्ध करना पड़ा। यह अपने दुर्ग मशग में सुरक्षित बैठकर सिकंदर से लोहा रहते रहे। इनकी सहायता विभिन्न लड़ाकू जातियां भी कर रही थी। इस युद्ध में अशोकों के सेनापति अश्वकर्ण को युद्ध के दौरान एक तीर लग गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अंततः विवश होकर अशोकों को सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और सिकंदर के साथ युद्ध विराम वार्ता प्रारंभ की गई। दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हुई, जिसमें सिकंदर ने लड़ाकू जातियों को सुरक्षित वापस लौटने देने का वचन दिया, किंतु जब वे लोग अपने अपने घरों को वापस जाने के लिए तैयार होने लगे और सिकंदर को यह पता चला, तो उसने उनमें से अधिकांश को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय ने लिखा है, उस अप्रतिम वीर के इस कायरतापूर्ण कार्य का समर्थन किसी भी देश के किसी भी काल के नैतिक नियमों द्वारा नहीं किया जा सकता। मशग को विजित करके सिकंदर निसा की ओर आगे बढ़ा, क्योंकि निसा के लोग अपने को यूनानी नेता डायोनियस का वंशज मानते थे। अतः उन्होंने सिकंदर का स्वागत सत्कार किया तथा उसे विश्राम करने की प्रार्थना की। सिकंदर की सेना भी अत्यधिक थक चुकी थी, इसलिए सिकंदर ने वहां कुछ समय के लिए विश्राम किया। निसा में ही सिकंदर को अपनी दूसरी टुकड़ी के आगमन की सूचना मिली। वह पुनः आगे बढ़ने को तैयार हुआ। अष्टकों के राजा ने पुष्कलावती के दुर्ग से सिकंदर से युद्ध किया, परंतु वह पराजित हुआ। तक्षशिला तथा उर्सा के शासकों ने बिना युद्ध किए ही सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के शासक आम्बी ने तो उसके साथ आदर का व्यवहार किया और सिकंदर को अपना अधिराज भी मान लिया। डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय ने लिखा है, देश की कायरता का प्रतीक तक्षशिला नरेश आम्बी यहाँ पर सिकंदर के आगमन की प्रतीक्षा थाली में पुष्प और रोली सजाकर कर रहा था। अपनी दीनता और तथा अधीनता उसके सामने स्वीकार की। राजनीति के दाव में कुशल सिकंदर ने उसका राज्य उसके पास ही रहने दिया। और हिंद में सिकंदर की सेना की दोनों टुकड़ियां मिल गई तथा उन्होंने सिंधु नदी को निर्विरोध पार कर लिया। पुरु से युद्ध। अब सिकंदर ने केकेराज पोरस की ओर प्रयाण किया। पुरु या पोरस एक ही ऐसा भारतीय राजा था जिसने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। वह एक वीर तथा स्वतंत्रता प्रिय राजा था। सिकंदर के आगमन का समाचार सुनकर उसने सैनिक तैयारी प्रारंभ कर दी। झेलम के तट पर सिकंदर को रोकने के लिए उसने सैनिक चौकियां बना दी और स्वयं तटवर्ती मैदानों में अपनी विशाल सेना सहित सिकंदर के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। पोरस की विशाल सेना को डटा देखकर प्रारंभ में तो सिकंदर का साहस टूट गया और उसे लगने लगा कि पोरस जैसे सावधान और शक्तिशाली शत्रु के सामने झेलम नदी को पार करना असंभव है। इसीलिए जैसा कि एरियन ने लिखा है कि सिकंदर ने मार्ग चुराने का निश्चय किया और पोरस का ध्यान बटाने के दृष्टिकोण में से अपनी सेना को कई भागों में विभक्त कर दिया। हुआ भी ऐसा जैसा कि सिकंदर चाहता था। एरियन ने भी लिखा है कि पोरस का ध्यान बटाने में सिकंदर की यह योजना सफल रही। यूनानी सैनिकों ने पुरु की सेना को यह आभास दिया कि वे उनके सामने ही नदी को पार करेंगे, परंतु उन्होंने छोटी सी झेलम नदी को पार किया। पुरु ने यह समाचार प्राप्त होते ही अपने पुत्र को 2000 अश्वारोही तथा 120 रथ देकर सिकंदर की प्रगति को रोकने के लिए भेजा, किंतु पोरस के पुत्र की यह छोटी सी सेना शत्रु की सेना के सम्मुख पराजित हो गई और पुरु का पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हुआ। झेलम का युद्ध। अगले दिन प्रातःकाल यूनानी सेना और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध झेलम या हाइड स्पेस का युद्ध प्रारंभ हुआ। पोरस अपने 50,000 पैदल, 3,000 अश्वारोही और 130 हाथी लेकर युद्ध भूमि में उतरा, किंतु पिछली रात अत्यधिक वर्षा होने के कारण उसकी सेना शिथिल हो चुकी थी। उसके अश्वारोही, पदाति, धनुर्धर, रथ तथा हाथी भी अपनी योग्यता प्रदर्शित नहीं कर सके। फिर भी वह वीरतापूर्वक सिकंदर से लड़ते रहे। दिन की 8वीं घड़ी तक सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ पाई, किंतु अंत में स्थिति उनके अनुकूल हो गई। एक विशालकाय हाथी पर बैठा पोरस 9 गहरे घाव होने के बावजूद अंत तक लड़ता रहा, परंतु इसी बीच उसके कंधे पर घाव लग गया और सेना छिन्न भिन्न हो गई। अंत में मूर्छितावस्था में बंदी बनाकर उसे सिकंदर के सम्मुख
प्रस्तुत किया गया। पोरस की वीरता से सिकंदर पहले से ही प्रभावित था। जब पोरस होश में आया तब उसे सिकंदर के सामने लाया गया। ग्रीक एवं रोमन इतिहासकारों ने लिखा है कि पोरस जिस आत्मविश्वास और साहस से सिकंदर के समक्ष उपस्थित हुआ, उससे भी सिकंदर आश्चर्यचकित रह गया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने अत्यधिक आत्मविश्वास एवं साहस के साथ उत्तर दिया, निरुपोचित व्यवहार किया जाए। जब सिकंदर ने इसको और अधिक स्पष्ट रूप से जानना चाहा तो पोरस ने कहा कि उसे जो कुछ कहना था उसने वह उस एक वाक्य में कह दिया। दरअसल निरुपोचित व्यवहार का अर्थ होता है कि एक राजा दूसरे राजा के प्रति जो व्यवहार करता है उस प्रकार का व्यवहार। सिकंदर उसकी वीरता एवं निडरता से काफी प्रभावित हो चुका था, अतः उसने पोरस को उसका राज्य लौटाने के साथ साथ कई अन्य विजित प्रदेश भी भेंट कर दिए तथा उससे मित्रता कर ली। सिकंदर की भारत में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी, जिसकी स्मृति में उसने निकाय और तथा बुकफेला नामक 2 नगरों की स्थापना की। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों में विद्रोह। पोरस से मित्रता करने के उपरांत सिकंदर अन्य राज्यों को विजित करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु इसी बीच उसके द्वारा विजित सिंधु प्रदेश में विद्रोह उठ खड़े हुए, अतः वह उसका दमन करने के लिए पोरस के भतीजे छोटे पोरस के राज्य में जा पहुंचा। छोटा पोरस भी युद्ध में पराजित कर दिया गया तथा उसके राज्य को ज्येष्ठ पोरस के अधीन कर दिया गया। ग्लोगनिकाय से छीने गए 37 नगरों को भी पोरस को ही सौंप दिया। उसके उपरांत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में रांची नदी को पार करके अद्रिज के प्रमुख नगर पिंपरमा पर अपना अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हुए सिकंदर को कठो से भीषण युद्ध करना पड़ा, क्योंकि कठो ने बड़ी वीरता पूर्वक सिकंदर का मुकाबला किया था। इस युद्ध में बाध्य होकर सिकंदर को भी पोरस की सहायता लेनी पड़ी। दोनों की संयुक्त शक्ति के माध्यम से ही कठो का सर्वनाश किया जा सका। इस भीषण युद्ध की विभीषिका और नरसंहार से आक्रांत होकर फेगल और शोभूति के राज्यों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर के सैनिकों की लौटने की इच्छा। इस समय तक सिकंदर व्यास या हाइफेसिस नदी तक पहुंच चुका था, किंतु यहां पहुंचने पर यूनानी सेना ने और अधिक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि संभवतः यूनानी सेना मगध के नंदवंशीय सम्राट की विशाल और शक्तिशाली सेना के विषय में जानकारी प्राप्त होने के कारण भयभीत हो गई। पिछले युद्धों में भी भारतीय वीरों ने यूनानी सैनिकों के होश उड़ा दिए थे। उनमें अब और युद्ध करने की शक्ति नहीं थी। उनकी स्थिति भी वही थी जो नेपोलियन के साथ युद्धों में त्रस्त अथवा बाबर के साथ भारत आए हुए सैनिकों की थी। परंतु अंतर इतना था कि जहां बाबर और नेपोलियन के भाषणों में उसकी सेना फिर से युद्ध के प्रवृत्त हो गई, वही सिकंदर के प्रयास टूटे हुए मनोबल के सैनिकों में दोबारा साहस और प्रेरणा का संचार न करे। अंत में उसके सेनापति कोनोस ने सैनिक को भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए साहस के साथ कहा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम वापस गांव जाएंगे। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हमारे प्रदेश लौट जाना ही उचित लगता है। सिकंदर शर्म के मारे 3 दिन तक अपने शिविर में पड़ा रहा, परंतु सेना ने फिर भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अंततः सिकंदर को लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। लौटने से पहले सिकंदर ने व्यास के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण कराया। यह सिकंदर की सफलताओं के स्मारक के रूप में थे और इन्हें उन देवताओं को धन्यवाद देने के रूप में प्रयोग किया गया था। उन देवताओं को धन्यवाद देने के रूप में प्रयोग किया गया था जिनके कारण सिकंदर विजय पथ पर अग्रसर हो सका था। भारत से वापस लौटते समय जून 223 ईसा पूर्व में केवल 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई।